अब क्या बचा है लाइफ में कि हम सिलेक्शन लेकर के भी हम मजदूरी कर रहे हैं। आधी ट्रेनिंग होने के बाद भी भट्टों पे काम किया बच्चों। कि आशा है अगले महीने आ जाए, आशा है अगले हफ्ते आ जाए। लोन पर पैसे लेकर के ट्रेनिंग की थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं तो वो आप सब बच्चों से रिलेटेड है। और आप में से अधिकतर बच्चा जो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है और भाग दौड़ने में सक्षम है, वो एक पोस्ट की हमेशा तैयारी करता रहता है। खासकर उत्तर भारत के बच्चे, वो है सब इंस्पेक्टर। और खासकर यूपी पुलिस में अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो यूपीएसआई की तैयारी हर एक बच्चा करता है और हर एक बच्चे का सपना होता है दरोगा बनना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है कमर्शलाइज का। इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम एक ऐसे बच्चे से, बच्चा कहना तो कर गलत होगा, जिसने वर्दी पहन रखी है वो एक पद है, एक ऐसे व्यक्ति से उसका पूरा अनुभव जाने, जिस अनुभव को लेने के लिए बच्चे 2-2, 3-3 साल तैयारी करते रहते हैं। तो जो बच्चों का सपना है, उस सपने को जो बच्चा पाना चाहते हैं, उस सपने की हकीकत आज हम उसी पद पर बैठे हुए, उतने ही अनुभव से बैठे हुए व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है अजय और ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। मैं आज इससे बात करूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो पाएं। और ये हर एक बच्चे का धर्म भी रहता है जिनका सिलेक्शन हो जाए, कि जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अपने आने वाली नई जनरेशन को आप मोटिवेट करें। ये आपका धर्म भी है और ये आपका कर्म भी है, क्योंकि स्वावलंबी हर वक्त बनना ठीक नहीं है कि सब कुछ अपने लिए ही नहीं। आपका सिलेक्शन हुआ आपकी मेहनत से हुआ। अब उस सिलेक्शन से आने वाली जनरेशन को आप मोटिवेट करें और कुछ नई चीजें बताएं, एक्सपीरियंस बताएं। तो ये अजय बच्चा है और ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और ये मिलने आया हुआ था। तो मैंने कहा इस बहाने बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं। तो अजय, अभी मुझे ये बता कि कहाँ पे पोस्टेड हो और कब तेरा सिलेक्शन हुआ? सर, हमारी जो वैकेंसी आई थी 2016 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद हमारा जो था वो कैंसिल हो गया था, एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया था। फिर 2017 में हमारा फिर से एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ। वो सिलेक्शन होने के बाद 2019-20 में हमने ट्रेनिंग की थी। 19 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई? 19 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, जून 19 में, जून 22 तक हमारी ट्रेनिंग हुई। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग कितने दिन की रही? 1 साल की ट्रेनिंग होती है सर इसमें। अच्छा, इसमें गैप आया था क्या बीच में? हाँ सर, बीच में गैप आया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बहुत ये हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ केस पड़ गए थे और कुछ रिट वगैरह पड़ गई थी, तो उसमें डिले हो गया था। लगभग 1.5 साल हम ट्रेनिंग के बाद घर पर रहे थे और बहुत संघर्ष झेल करके 1.5 साल तक जब ट्रेनिंग के बाद घर पर चले जाते हैं लोग, तो कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सोचते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अब तो नौकरी छूट गई है और बहुत लोग पैसे दे के गए थे, ये सब लोग वापस आ गए हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन हमको ये कहीं ना कहीं जरूर मालूम था, जरूर पता था कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमारी नौकरी पक्की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर सर करीब 2020 तो घर पे कितने दिन तक रहे लगभग? सर 1.5 साल हम घर पर रहे। ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी? सर ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आज सबको जानने को भी मिलेगी। हर आदमी चाहता है कि मैं मोटिवेशन लेक्चर लूँ और कुछ अपने आप को मोटिवेट करूँ। आप ये सोचो कि इससे ज़्यादा डिमोटिवेटेड कौन होगा? जो आदमी सिलेक्शन जिसका हुआ, जिस बच्चे का, उसने अपनी खुशियाँ बांटी अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और फिर वो ट्रेनिंग पे गया। उसके माँ बाप ने उसके अनुसार सपने पाल लिए, उस बच्चे ने भी अपने सपने पाल लिए कि मैंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने रिश्ते भी हुए होंगे बहुतों के, बिल्कुल सर, है ना। कुछ की शादियां बस थोड़े ही गैप में रह गई होंगी। हो सकता है किसी बच्चे ने गाड़ी खरीद ली हो उस समय पे। और अपने हर एक आदमी का होता है कि यार मैं 2 साल 3 साल मेहनत कर रहा हूँ और साल भर मेहनत करके तब मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये जो लड़का है, ये बिल्कुल अजय बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में है कि एक बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है और उसमें मेंटेलिटी क्या हो कि आदमी उस सिचुएशन से उभरे, और एक्चुअल क्या मेंटेलिटी थी। अजय ये बता मुझे। सर उस टाइम पे जब हम 1.5 साल तक घर पे अच्छा, तेरा रिश्ता तो नहीं हो गया था उस समय? नहीं, उस समय मेरा रिश्ता नहीं हुआ था सर। बहुत लोग हो गए थे और टूट भी गए थे। तो बहुत सारी सिचुएशन थी। बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो अपनी फैमिली से, जिन्होंने सर लोन पर पैसे लेकर के ट्रेनिंग की थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग पर केवल 3500 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो लोगों ने उधार लेकर ट्रेनिंग की, उधार चुका नहीं पाए जब वो घर गए। तो बहुत सारे लोगों ने मजदूरी तक की है, भट्टों पे काम तक किया है।
तो फिर उसके बाद यूपी सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन के बाद सर आधी ट्रेनिंग होने के बाद भी भट्टों पे काम किया है बच्चों ने? पूरी ट्रेनिंग होने के बाद केवल पासिंग आउट परेड रह गई थी। अच्छा, ट्रेनिंग लगभग हो गई, पासिंग आउट रह गई सर? पासिंग आउट रह गई थी, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, तेरी का तो उसकी पासिंग आउट रह गई थी केवल। मतलब तुमने रिबन पे हाथ लगा दिया, बस रिबन को पाड़ा ही नहीं तुमने, वो काम हो गया था। यही चीज हुई थी सर। और इतने डिमोटिवेट हम हो गए थे, लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म है, सब कुछ अब क्या बचा है लाइफ में, कि हम सिलेक्शन लेकर के भी हम मजदूरी कर रहे हैं, क्या बचा है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी एक हिम्मत रखी और फिर भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रही कि हो सकता है कोई और एग्जाम निकल जाए। फिर उसके बाद करीब 1.5 साल बाद हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर थी वो हमें मिल गए थे, और 1.5 साल बाद फिर हम सर पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, कोर्ट से फिर ऑर्डर हो गया? कोर्ट से ऑर्डर हो गया था, हमारा जो स्टे था वो हट गया था। अच्छा, और देखो एक चीज है कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है ना, तो उसको अपने अंदर है ना एक स्टूडेंट जगाना पड़ता है, और जब उसकी जॉब लग जाती है ना, और जब वो पढ़ाई से हटता है, तो उसके अंदर का स्टूडेंट खत्म हो जाता है, और एक स्टेज के बाद दोबारा से अपने अंदर का स्टूडेंट जगाना ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हमने खुद ने अनुभव किया, जब हम सरकारी नौकरी लग गए तो उसके बाद शरीर उस तरीके से पढ़ने में मतलब मजा नहीं ला पाता था जितना स्टूडेंट को आता है, या जितनी मेहनत स्टूडेंट करता है। तो इन बच्चों ने कह रहे हैं कि इन्होंने दोबारा तैयारी करनी स्टार्ट की, और 1.5 साल का समय बीता। अच्छा, उस 1.5 साल में किया क्या क्या तूने? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि घर पे तो रहता नहीं था, घर पे अच्छा, रहता फादर था। साहब क्या करते हैं? वो खेती करते हैं सर, किसान है। और माता जी भी हाउसवाइफ हैं? माता जी हाउसवाइफ थी, लेकिन अब वो चल बसी है। कोविड में? वो नहीं है, नहीं, कोविड से पहले ही सर। अच्छा, कोविड। और भाई बहन कितने हो? हम 3 भाई हैं सर। जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी पुलिस में हैं। अच्छा। उनसे छोटे भाई हैं, उन्होंने एमटेक किया है, वो बेंगलुरु में जॉब करते हैं, बहुत और बढ़िया। मैं यहाँ पे हूँ सर। बहुत। तो ये सिचुएशन थी सर। उसके बाद में फिर मुझे लगा, जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे लगा कि जब मैं तैयारी करता था तो बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था तैयारी के लिए, क्या तैयारी करूं, क्या पढूं, कहाँ से पढूं। लेकिन मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे परफेक्टली बता सके कि यूपीएसआई के लिए आप ये चीज़ें पढ़ लो। फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी समाज को रिटर्न करना चाहिए, देना चाहिए। तो फिर सर मैंने अपना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल बनाया SI अजय पारासर के नाम से, और अब मैं वहाँ जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, कि जो मुझे नहीं मिल पाया उस टाइम पे मैं उन बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ। नहीं यार, ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए स्पेशली थैंक आप जैसे बच्चों के लिए। हम भी, मैं अपनी बात बताऊं तो जब हम छोटे थे तो हमारे हरियाणा में तो एक कहावत थी कि बच्चा बड़ा होगा ना तो सिपाही, फौज, पुलिस की सोचता था, बस इससे ऊपर की सोचता नहीं था। SSC के बारे में या इन एग्जामों के बारे में तो उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन अब ये माध्यम इतने विकसित हो चुके हैं यूट्यूब वगैरह के थ्रू, और अगर ऐसे बच्चे मतलब आप तक पहुंचा रहे हैं। एक लड़की करके है SSC में, उसका वो दिल्ली पुलिस में उसका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, वो आई भी थी। डिलीजेंट SSC करके शायद उसका चैनल था, पता नहीं, डिलीजेंट करके था। वो लड़की भी बहुत मोटिवेट करती है और बच्चों को आगे चीजें बताती हैं कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करो। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन इन चैनलों से मिल जाती है, किसी एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है और कैसे क्या। अच्छा, तो 1.5 साल बाद जब कोर्ट का स्टे हटा सर, तो एग्जैक्ट पता जब चला तो उस समय की फीलिंग क्या थी? सर उस समय की फीलिंग ये थी, आप ये अंदाजा लगा लो कि मतलब हर महीने ये होता था, कोर्ट का सिस्टम तो आप सब लोग जानते ही हैं। बिल्कुल। हर महीने ये होता था कि इस महीने हमारा ऑर्डर आ जाएगा, और हमारा 5-6 महीने ऐसे ही आशा में निकल गया कि आशा है अगले महीने आ जाए, आशा है अगले हफ्ते आ जाए। लेकिन कहीं कोई ऑर्डर, कोई पता नहीं था। जिस दिन ऑर्डर आया सर, मैं आपको बताऊं मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं खाना खा रहा था शाम को, और मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई तूने व्हाट्सएप ऑन कर देना। मैंने क्या हुआ? तो उसने कहा कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा हाथ में रोटी का टुकड़ा था, तो ऐसा का ऐसे ही छूट गया हाथ से। बस मेरे हाथ कांपने लग गए थे, क्योंकि 1.5 साल का इंतजार बहुत होता है सर। और मैं किसी को बता नहीं पाया अपनी फीलिंग्स को। मैं सीधा बाहर गया, मैंने व्हाट्सएप ऑन किया, देखा तो सच में ऑर्डर आ गया था। तो मैं फिर इतना खुश हुआ, घर वालों को जब मैंने अपने को बताया तो सब लोग इतना खुश हुए कि 1.5 साल के इंतजार के बाद फाइनली अब आपका सिलेक्शन, मतलब मान के चलते हैं कि हो गया, और आप अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे जाकर के। तो बहुत सिचुएशन। अच्छा, इससे सारे बच्चों को एक सीखने को मिलती है, और बच्चों को ही ना, हर एक उम्र के व्यक्ति को सीखने को मिलती है कि जो बुरा दौर है ना वो स्थायी नहीं है, वो एक वक्त के बाद चला जाता है। अब सोचो कि एक बच्चे के लिए जिसके ऊपर समाज की इतनी उम्मीदें हैं, जो लगभग ट्रेनिंग पूरी कर चुका है, सिर्फ पासिंग आउट पीरियड रह गई उसकी, और उस समय उसको ये पता चले कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है और उनकी ज्वाइनिंग पे स्टे लग गया है, और 1.5 साल तक, 1.5 दिन नहीं, 1.5 महीना नहीं, 1.5 साल तक, यानी 18 महीने तक वो अपने घर पे बैठे रहे हैं,
और उस सिचुएशन में बैठे रहे जब उनको ये भी नहीं पता कि परमानेंट नौकरी गई कि नहीं गई। क्योंकि एक परमानेंट भी हो जाए ना कि गई तो आदमी चलो यार दूसरा रास्ता ढूंढे। आप सोचो उन बच्चों के जी पे क्या बीतती होगी जिन्होंने भट्टों पे अपना जीवन बिताया है। नौकरी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद फिर काम करने लगे। हो सकता है सारे बच्चे ठीक ठाक रहे हो, लेकिन किसी बच्चे ने गलती से अगर कोई गलत स्टेप उठाया हो तो हम सबको ये मानना चाहिए कि जीवन का जो भी दौर चल रहा है वो स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है ना तो कल सुख भी मिलेगा। अगर वो 18 महीने अंधेरे के हैं तो 18 महीने के बाद उजाला भी आएगा, और ऐसा उजाला आएगा कि देखने वाले इन 2 स्टारों की रोशनी से आंखें खोल नहीं पाएंगे। तो घबराना नहीं है कभी भी किसी वक्त पे। और ये रियल वॉरियर हैं जो इन स्ट्रगल से आगे निकलते हैं। तो जीवन में एक बात लिख लीजिए, जब भी डिप्रेशन हो, जब भी कोई ऐसी चीज हो, कि कोई भी वक्त फिक्स नहीं है। आज स्ट्रगल का है, कल मजे का भी होगा, बस लगे रहो। अगर इन बच्चों ने भी वो उस सिचुएशन पे आके गिव अप कर दिया होता, छोड़ दिया होता, या कोई गलत स्टेप उठा लिया होता, तो क्या आज ये इस मुकाम पे पहुंच पाते? क्या ये अपने माँ बाप को, समाज को, हम जैसे टीचरों को प्राउड फील करा पाते? नहीं। इसलिए पेशेंस रखिए। बिल्कुल सर, मैं भी अपनी ऑडियंस को यही बोलता हूँ कि अगर आप एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बिना पेशेंस के आप नहीं बन सकते हैं। आप कुछ नहीं, अगर सोचते हैं कि मैं सीजीएल क्रैक कर लूंगा या यूपीएससी क्रैक कर लूंगा या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक कर लूंगा, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता। वो रखना ही पड़ता है। और कितना पेशेंस रखना होता है, हमें तो नौकरी मिलने के बाद भी पेशेंस रखना पड़ा था। इतना पेशेंस कौन रखेगा? और 1.5 साल में जो ताने हमने सुने थे, उससे ज्यादा डिप्रेशन में कोई आ ही नहीं सकता। जो डिप्रेशन हमने झेला है, जो चीजें हमने झेली हैं, फिर भी आज आपके सामने इस मुकाम पर हैं कि अपनी बात रख सकते हैं। तो एक दिन आप भी इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बस अपना पेशेंस बनाकर रखिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। और ये जेन्युइन है सर। वक्त बहुतों का बहुत बार खराब होता है। मैं जब 10th क्लास में था तो 10th क्लास मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो उसके बाद 12th क्लास में जब मेरा मतलब हो गया, मतलब 11th क्लास में एडमिशन के लिए गए, तो मैंने मेरे फादर साहब को कहा कि मेरे को साइकिल दिला दो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरे को साइकिल दिलाने से मना कर दिया। फिर मेरी 12th पास होगी, फिर मैंने कहा कि कॉलेज जाना है तो मोटरसाइकिल दिला दो। तो उन्होंने कहा नहीं मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं। उस समय ब्लू लाइन बसें चला करती थी दिल्ली में, तो वहां से चला करते थे हम। तो बोले ब्लू लाइन की बस पकड़ो और अपने कॉलेज निकल। मेरे को बड़ा गुस्सा लगता था यार, कैसे पिताजी हैं पुलिस में, मेरे फादर साहब थे सिपाही, और बता मोटरसाइकिल नहीं दिला पाए मुझे। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वक्त है ना आपको बहुत अच्छा सिखाता है, और बहुत बार वक्त से टक्कर लेनी सीखो। आपकी इच्छाएं अगर कुछ अच्छा पाने की है ना, तो उस समय संघर्ष थोड़ा सा मजबूत ही करना पड़ेगा। जितना मजबूत संघर्ष होगा ना, उतना ही बढ़िया परिणाम भी आएगा। और निर्धारित है कि जीवन में ना एक मौका, तो जो रोड पे बैठा वो भिखारी है ना, उसको भी अंबानी बनने का आता है। बस आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि उस मौके तक का आप इंतजार करें। इस दुनिया में 80% लोग उस मौके के इंतजार आने से पहले ही उस रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं, जबकि वो कुछ दूर और चलते तो वो मौका उनके हाथ में था। इसलिए मैं अपनी कक्षा में भी कहता हूँ, क्लास में भी, कि स्टूडेंट का सबसे पहला जो गुण है वो पेशेंस है, संयम है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो शायद कामयाबी पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही सर, कि जो संघर्ष है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने जब कांस्टेबल का एग्जाम दिया था सर, तो मैंने एग्जाम पास कर लिया। मैं रिटिन में बहुत अच्छा था, लेकिन फिजिकल में थोड़ा वीक था मैं। तो रिटिन अच्छे से पास कर, लेकिन फिजिकल में रह गया था। तो मुझे लगा यार मैं पुलिस के लिए बना ही नहीं हूँ, और मेरे लिए जो भी नहीं बनी है कोई। लेकिन आज देखो कि कांस्टेबल नहीं बन पाया, उसका इतना अच्छा परिणाम है कि आज मैं ऐसा ही बनकर बैठा हूँ। तो आप भी, अगर आपका एग्जाम नहीं कोई बीट होता है, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये एग्जाम बीट नहीं हुआ तो मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होगा। हो सकता है और अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही हो, तो आप उसके लिए तैयारी करिए, उसके लिए आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं। जब तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, आपके सिलेक्शन की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। ये जरूरी। अच्छा, एक चीज बता, ट्रेनिंग फिर कब कंप्लीट हुई पासिंग आउट परेड? सर, पासिंग आउट परेड फिर हमारी 26 जनवरी 2022 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, और उस तुरंत फिर उसके बाद दे देते हैं जोन, या कैसे? तुरंत उसके बाद पोस्टिंग हो जाती है सर। फिर पोस्टिंग में हम चले गए थे जहाँ भी हमें जाना था, जहाँ हम भेजा गया था। अच्छा, अभी कहाँ हो? अभी करंटली पोस्ट? अभी कानपुर में हो सर। अभी कानपुर, बहुत बढ़िया। तो अभी थाने में है या किसी और? हाँ सर, थाने में। थाने में।
बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता के अभी तेरी करंट सैलरी कितनी है अजय? सैलरी सर अभी लगभग मुझे, क्योंकि 1.5 साल के करीब हुआ है जॉब में रहते हुए, तो अभी करीब 58-59 के करीब है इन हैंड है सर। ठीक है, सब कुछ कटने के बाद जो सर, आता है। सर। और हाउस रेंट वो सिटी के अकॉर्डिंग होगा हाउस रेंट तो? हाँ सर, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। चारे लगभग जैसे कानपुर है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी की जो पॉलिसी होती है यूपी में, तो हमारे कानपुर ग्रेड ए में आता है। अच्छा। उसका लगभग 4040 रुपये HRA मिलता है। वो सारी कुल मिला करके सर इतनी हमारी सैलरी बनती है। अच्छा, और जो यूपीएसआई है, जो दरोगा है, इसका ड्यूटी का तो टाइम फिक्स नहीं होता होगा? ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है सर। इसमें होता ऐसा है कि किसी की रात में ड्यूटी हो जाती है, किसी की दिन में, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करके ये चलाया जाता है। किसी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आपकी ये टाइमिंग फिक्स है। अच्छा, जो एसएचओ बनता है यूपी में, वो इंस्पेक्टर बनता है कि एसआई भी बनाते हैं कुछ जगह पे? कुछ जगह पे एसआई भी बना देते हैं। जहाँ छोटा थाना होगा, छोटा थाना हो जाता है तो उसमें एसआई बना देते हैं। हाँ। जो बड़ा थाना होता है उसमें एसएचओ बन जाते हैं, उनमें इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर। और अभी इंस्पेक्टर प्रमोशन कितना चल रहा है एसआई से इंस्पेक्टर में? कितना? एसआई के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए सर 7 से 8 साल लग जाते हैं। फिर तो ठीक है। हाँ सर, फिर तो अच्छा ही है। प्रमोशन तो अच्छा है। प्रमोशन अच्छा है सर इसमें। क्योंकि एसएससी में भी आप किसी पोस्ट पे जाते हो, एवरेज जा रहा है 8-10 साल, तो वहां पे भी जा रहा है प्रमोशन का। यहाँ 7 से 8 साल जा रहा है। 7 से 8 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और आप दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस का अब घटाया, जो लास्ट सीपी थे उन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है कि अब लगभग 10 से 1 साल में आपका इंस्पेक्टर पोस्ट पे नंबर आ रहा है, वरना तो 22 साल लग रहा था एसआई से। पहले हमारे यूपी में भी ऐसा था सर, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है पुलिस का सेक्शन भी, तो उसमें भी प्रमोशन के लिए अब कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती, समय से अब प्रमोशन होता है। बिल्कुल। और बस आपको जिसमें भी सिलेक्शन हो रहा है उसमें खुशी ढूंढो यार, कमी ढूंढते रहोगे तो हर एक में कमी है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि पुलिस में ये प्रॉब्लम है, पुलिस में वो प्रॉब्लम है, कोई टाइमिंग नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ सर, क्योंकि जब मैं पुलिस से पहले था तो मुझे भी यही चीजें बताई गई थी कि पुलिस में बहुत प्रॉब्लम है और आपको 24 घंटे जागना पड़ेगा, बहुत हैक्टिक जॉब है, बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको 3 बजे तक जागना पड़े। तो आपका जो शरीर है उस तरीके से ढल जाता है, चाहे आप किसी भी नौकरी में क्यों ना हो। अगर आप किसी ऑफिस की जॉब करते हैं 10 से 5 की, तो फिर आपको 8 बजे तक अगर काम दे दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि 8 बजे तक आज मैंने काम क्यों कर लिया, 3 घंटे मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम कर लिया, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन वहीं पुलिस 24 घंटे, 48 घंटे भी काम करती है। वो कैसे? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शरीर को उस तरीके से बना दिया जाता है, उनकी जो सोच है उस तरीके से बन जाती है। तो आप ये ना समझें कि पुलिस की नौकरी बहुत हैक्टिक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। जो भी कैपेबल हैं वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करें, और अच्छे लोग हैं वो पुलिस में जरूर आए। जरूरत पुलिस को ही सबसे ज्यादा अच्छे लोगों की है। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है कि आपका शेड्यूल जो भी हो, लेकिन आपको रोज नई परिस्थितियां देखने का मौका मिलता है, रोज नए लोगों से मिलने का, नई चीजें सीखने का, है ना? रोज बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, ये बुखार भी और अच्छे भी। यही चीजें होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उनको बताता हूँ कि अदर जॉब में और पुलिस की जॉब में क्या फर्क है। आप ऑफिस की जॉब करोगे 10 से 5 आपको सेम वर्क वही करना होता है और आप ऊब जाते हैं उस जॉब से। लेकिन पुलिस में क्या है कि अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं, अभी कुछ और केस आ गया, अभी कुछ और केस आ गया, अभी आप किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, तो आप बोर नहीं होते हैं उस जॉब में। आप अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं बिना बोर हुए। तो ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है पुलिस की। और सबसे बड़ी पुलिस की बात मैं आपको बता दूं कि आप इस जॉब में रहते हुए आप इतने लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं सच बताऊं कि आप उनके लिए ना, पब्लिक के लिए आप एक जज की मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बड़े आदमी हैं। अगर आप उनकी हेल्प कर दें, किसी गरीब आदमी की या फिर जो असहाय है उनकी अगर आप हेल्प करते हैं, तो ये आप उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपने उनके लिए हेल्प की। और इस जॉब में रहते हुए आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इतनी हेल्प अगर आप किसी भी ऑफिस में या कहीं भी आप होंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस होती है वो जनता से सीधे कनेक्ट होती है। और एक चीज और भी है कि जो बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं कि यार मैं किसकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूँ। आप जिस भी पोजीशन में है ना उस जगह बहुत ठीक है, और आप वहाँ बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है। और खासकर पुलिस वाले लोग तो आप ये समझिए कि जनता का सीधा इंटरेक्शन जज से नहीं होता, जुडिशरी से नहीं होता, जनता का सीधा इंटरेक्शन होता है पुलिस से, है ना? तो आम आदमी के लिए पुलिस ही जज है, पुलिस ही मिनिस्टर है, सब कुछ पुलिस है। तो अगर पुलिस वाला ही सेवा भाव के साथ काम करेगा ना, जो कि कर रहे हैं, तो आप समझिए कि धीरे धीरे कुछ ही आदमी अगर उस प्रयास में है ना, तो एक वक्त के बाद वो प्रयास बड़ा होता है और समाज एक सही दिशा की ओर बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि आप सेवा भाव से आ रहे हैं और ईमानदारी से काम करना पसंद कर रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। और आप सब बच्चे भी जो लगे हुए भी हैं, कोई कहीं पे
पुलिस में लगाया, किसी भी डिपार्टमेंट में, एक बात जरूर समझिएगा कि बेईमानी कभी भी मत करिएगा, खासकर पैसे वाली बेईमानी तो किसी भी हालत में मत करिएगा, क्योंकि ये पैसा जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाला है। और एक वक्त के बाद आपको एहसास होगा कि पैसे से ज्यादा बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। और बहुत बार आप बहुत कमाने की भी सोचेंगे ना, तब भी आपके पास नहीं आएगा। और अगर आप ईमानदार बना रहेंगे ना, और आपको जरूरत है वास्तविक रूप में, तो ऊपर वाला वो रास्ते खोलेगा कि आपके पास वो पैसा आए। तो और जिसको बहुत ज्यादा पैसा कमाने का शौक हो ना, वो ये वर्दी कभी भी मत पहनना। बिजनेस करो, रिस्क लो, फाइट करो और बनाओ बिजनेस और कमाओ पैसा। लेकिन जब तक सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी शब्द गलत है, सरकारी सेवा शब्द सही है, जब तक सरकारी सेवा में है तो भाव सेवा का ही रखना, फायदा उसी में है और बरकत भी उसी में होगी। अच्छा, मुझे ये बता के जो इसमें यूपी सब इंस्पेक्टर में क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही है, ग्रेजुएशन है सर। या भी ग्रेजुएशन में जो चल रहे हैं वो भी भर सकते हैं इसको? नहीं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही। और हाइट क्या है? हाइट 168 है सर। 168। और इसमें कोई रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज या नहीं रहता? इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहता है, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है टाइम। और एज में? एज में भी रिलैक्सेशन होता है। 28 साल उम्र होती है सर जनरल बच्चे के लिए। हाँ, और 33 साल होती है ओबीसी की। 33 साल ओबीसी के। OBC। मतलब वो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन होता है, एससी/एसटी के लिए शायद 8 साल है ना सर? वो 8 साल। 8 साल है। कुल मिला के 28 साल जनरल बच्चे की है। और फिजिकल की क्या डिमांड रहती है इसकी? फिजिकल इसमें सर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसमें जब मैं फिजिकल निकाल सकता हूँ तो आप सब लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिजिकल 4.8 किलोमीटर होती है सर, और वो 28 मिनट में आपको क्लियर करनी होती है। वहाँ मैंने 24 मिनट में निकाल दी थी, तो आप तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो फिजिकल में बहुत वीक था पहले से। और कितनी देर में निकालनी होती हो? 28 मिनट में। 28 मिनट में। 28 मिनट में निकाल। और जो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, एक बात हमेशा लिख के रखना कि मकान बनने में टाइम लगता है और बंगलो बनने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका हो सकता है मकान ना बना, सीधा बंगलो बने, तो आप बंगला बनाने की कोशिश करिए, आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपका बंगला जरूर बनेगा। बंगला मीन्स अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी आप गलत मत समझिएगा। मोटिवेट होते रहिए। हाँ। अच्छा, ये सिर्फ जो रेस है यही होती है कि और भी कुछ नहीं, होता है? और कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं सर, केवल रेस ही होती है। जैसे दिल्ली पुलिस में जहाँ तक मुझे याद है शायद 1600 मीटर की रेस है 1 मील की, और वो है शायद 6 मिनट में। हाँ सर। है ना? सीपीओ में भी शायद यही है। सीपीयू में भी यही लेकिन दिल्ली पुलिस में हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप भी है। यूपी में नहीं है ये चीज। मैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल में ही फेल हो गया था, मैं आपको बताऊं। लेकिन यूपी पुलिस के एसआई में आपको केवल रेस, या कांस्टेबल की भी, उसमें केवल रेस ही चाहिए, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट। कांस्टेबल की भी रेस सेम है? हाँ, कांस्टेबल की भी रेस, उसमें 24 मिनट में लगानी होती है आपको रेस। अच्छा, कांस्टेबल में हाँ, तेज भागना है? हाँ, उसमें तेज भागना होता है। बट वो लग जाती है मेहनत करने के लग बाद, जाती है प्रैक्टिस के बाद। 2 महीने आप प्रैक्टिस करेंगे वो आराम से लग जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू केवल एग्जाम का है। एग्जाम का। और इसमें जो चेस्ट वगैरह एक्सपेंशन है वो सेम वही है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और वो लगभग जो बच्चा रेस पार कर लेगा वो तो हर हाल में हो ही जाएगा, क्योंकि इतना वो सांस फुला फुला के उस प्रोसेस में रहता है। वो कर ही लेते हैं फिजिकल, और ये सब करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपका एग्जाम है, क्योंकि सर इसके एग्जाम में भी एक चीजें होती हैं कि आपको हर सेक्शन क्वालिफाई करना होता है। अच्छा। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, और आपकी जीएस, जीके और मूल विधि। अच्छा, सब में अलग अलग कट ऑफ लेके जानी सब में अलग अलग कट ऑफ होती है सर। हमारे टाइम में हर किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ 50% थी, लेकिन जो अभी लास्ट में भर्ती हुई है यूपीएसआई की, उसमें 50% से घटाकर 35% कर दी गई है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बच्चे जितनी वैकेंसी थी उतनी भी सफल नहीं हो पाए थे। मैं आपको बताऊं, 3300 वैकेंसी थी और लगभग 2000 के करीब बच्चे उसमें। अच्छा, उस कट ऑफ कोई क्रॉस नहीं कर पा रहे? क्रॉस ही नहीं कर पाए सर। कुछ फिर फिजिकल में फंसे होंगे, या ये फिजिकल तो बाद में ही लेते होंगे ना? टेस्ट बाद में लेते हैं। टेस्ट के बाद। ये भी अब ये भी दिक्कत है कि हर सेक्शन क्वालिफाई करना होता है, तो इसमें हर सेक्शन के को बिल्कुल बराबर टाइम देना पड़ता है। आप इसमें ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो आप मैथ को छोड़ देंगे, रीजनिंग को छोड़ देंगे। हर एक को बराबर पकड़ के साथ चलना होगा और बराबर मेहनत के साथ ही चलना होगा। अच्छा, इसकी जो ट्रेनिंग है उसका सिस्टम क्या है? हिला देते हैं कि हो जाती है नॉर्मल? हिला ही देते हैं सर, बिल्कुल। असल में जब हम ट्रेनिंग से पहले हम बहुत, मैं बताऊं कि फिजिकल भी अच्छा नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था अपने फिजिकली। तो जब मैं ट्रेनिंग से वापस आया तो आप ये मान लो कि मैं पूरे दिन खड़ा रह सकता था, फिर पूरे दिन 24 घंटे खड़ा रह सकता था। उस टाइम पे इतने कैपेबल बन जाते हैं ट्रेनिंग पर। तो मेंटली भी टफनेस तैयार करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेंटली भी आपको
आपको प्रेशर झेलने की शक्ति, वो सारी इनडायरेक्टली आपको सारी चीज़ें सिखा देते हैं। डायरेक्टली कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्टली आपको कैसे मेंटल आप झेलेंगे, सॉरी कैसे प्रेशर आप झेलेंगे किसी का, या कुछ भी, सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाती है। सुबह 5 बजे आपको फील्ड में बुला लिया जाता है। उससे पहले आपको उठने जाने के लिए आधा घंटा पौना घंटा पहले उठना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो कुछ जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो आपको पहले से ही उठना पड़ता है बहुत देर पहले, फिर आप तैयार होकर फिर फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाने के बाद में सर वहाँ से अपना आने के बाद नहा धोकर खाना खाकर, मैस से केवल आधा या पौन घंटे का टाइम मिलता है। आएंगे, नहाएंगे, मैस से खाना खाएंगे, और मैस में भीड़ बहुत लंबी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भीड़ में से खाना लेकर आना है। फिर उसके बाद खाना खा के सीधा क्लास में चले जाना है, जो हमारे जो स्कूल चलता है वहाँ जो भी कानून वगैरह हमें पढ़ाए जाते हैं। क्लास से आते हैं, फिर आधा पौना घंटा रेस्ट लेते हैं, फिर से फील्ड में वही है। तो क्लास में तो नींद आती होगी? 100% नींद ही आएगी जब सर सुबह से लेकर शाम तक हम फिजिकली रगड़े जाते हैं। तो और शाम को किस समय छोड़ते थे? शाम को छोड़ते थे करीब 7 बजे करीब। तो 7 बजे के बाद फिर सीधे नींद, या नहीं, 7 बजे के बाद आकर के फिर उसके बाद फ्रेश होकर 8 बजे से फिर हमारी काउंटिंग होती थी कि कहीं जैसे रोल, दिल्ली में रोल कॉल पीरियड कहते हैं। रोल कॉल, हाँ, वहाँ पे भी वही है? वही होता है सर। अच्छा। 8 बजे होता था, फिर उस 8 बजे के बाद आधा पौन घंटे वो होती थी, फिर आप फ्री हो जाते हैं। और फ्री क्या, फिर तो नींद ही आती है, बिस्तर फिर तो पढ़ते ही नींद आती है। फिर तो नींद आती है सर। तभी तो कहते हैं ना कि बेल्ट की जो नौकरी होती है उसकी ट्रेनिंग में तो पत्थर भी पच जाते हैं आदमी को। रोटी तो बहुत दूर की बात है, बोले वहाँ कोई नहीं देखता कि कच्ची रोटी पक्की रोटी है। डिसिप्लिन में आ जाते हैं सभी लोग। बेल्ट की नौकरी डिसिप्लिन सिखाती है, और मेंटल टफनेस इसी तरह तैयार की जाती है ना, कि आदमी सुबह 5 बजे का उठा हुआ, रात 9 बजे तक लगा हुआ है, पूरा 5 से 9 तक एक्टिव है, मेंटली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है ना, और उसकी ख्वाहिश की एक भी चीज वहां नहीं है ना। अच्छा, स्पोर्ट्स तो कराते ही नहीं है ना वैसे वाले? स्पोर्ट्स कराते हैं सर, हर संडे वहाँ स्पोर्ट्स होता है। आप अपने सुविधा के अनुसार जो भी आप खेलना चाहें, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी आप चाहें, उनके वहाँ मैचेस भी होते हैं सर, टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं। अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी भी सारी बहुत सारी। तो शनिवार रविवार छुट्टी रखते हैं कि नहीं? संडे छुट्टी होती है सर ट्रेनिंग की पूरी। तो घर पे या वहीं पे रहना होता है? नहीं, वहीं पे रहना होता है, घर कोई नहीं जाएगा, वहीं पे रहना होता है। और जैसे गजटेड छुट्टी होती है, उनकी छुट्टी होती है। अच्छा, ट्रेनिंग में। हालांकि वो छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा फिजिकल वर्क करना होता है, ऐसे नहीं कि आप कंप्लीटली रेस्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आपका स्कूल का रेस्ट आपको मिल जाएगा, सुबह शाम आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है छुट्टी में भी। और दूसरी चीज ये है कि जब वहाँ लो की क्लासेस चलती होंगी? हाँ सर, लो की सारी क्लासेस चलती है ना, और उसमें मन लगता नहीं होगा बहुतों का और थके हुए का तो मन इसलिए लगता, क्योंकि सब लोग थके हुए होते हैं, तो कहाँ पढ़ पाते हैं। वो सर रखते हैं, बेंच पर सो जाते हैं मोस्टली लोग, ऐसा ही होता है। मेरा एक दोस्त है, वो एसएसबी के, मतलब इसके सीडीएस के थ्रू उसका सिलेक्शन हो गया। तो जब वो गया एसएसबी उसका पास आउट, फिर सिलेक्शन फाइनल हो गया, तो ट्रेनिंग पे था, तो बोलता है कि सुबह शाम तक क्लास रहती थी। तो बोले हम जब सुबह फिजिकल वर्कआउट करो, शाम को फिजिकल वर्कआउट करो, दिन में पढ़ो, तो बोला पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। तो बोले जो अफसर रहते थे वो कहते थे कि चल तू चमगादड़ बन, एक पैर पे खड़ा होकर, बोले ऐसे खड़ा रहे क्लास में। तो टफनेस तो कर जरूरी है, क्योंकि इस नौकरी में तो भाई हर तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है। बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। अच्छा, कोई सेंस डेवलप हो पाता है आदमी की पहचान का? बिल्कुल डेवलप हो जाता है सर। जब हम होते हैं, जॉब में होते हैं, तो हमें दूर से अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये लोग, ये आदमी इस कैटेगरी का, इस नेचर का आदमी होगा। हम उसके फेस रीडिंग करके ही बता पाते हैं कि अच्छा ये चोर हो सकता है, बिल्कुल 100%। हम उसको देख के पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने हम जो पाला पड़ता है ऐसे ही लोगों से पड़ता है, चोर उचक्कों से। तो फेस रीड हो जाता है? फेस रीड हो जाता है बहुत आराम से, हमें पता चल जाता है। अच्छा, कुछ हेकड़ी मारने के आते हैं जो ये रील में आता है? वो एक रील बड़ी वायरल होती है ना, एमएलए करके, एक व्हाइट कुर्ते पजामे में वो बोलता रहता है। हाँ। एमएलए साहब का एक रील है, बड़ी फेमस, वो बोलता है, मैं उसको सुनता रहता हूँ। फॉर्च्यूनर चाहिए, ये चाहिए। वो एकड़ी मारने वाले भी आते हैं? बहुत आते हैं सर। और हमें सिखाया जाता है हर किसी को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर कोई जन नेता आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कोई अगर कंप्लेन लेकर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। और हर चीज को प्रेशर झेलने की और हर चीज को हैंडल करने की जो सेंस से हमें वो एक्टिव हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है। तो अभी शादी हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई है सर। रिश्ता घर वाले देख रहे हैं, जहाँ पे भी वो करेंगे वो। अभी उम्र कितनी होगी टोटल? अभी 29। चलो ठीक टाइम पे आ रहा है। और हाइट वेट हो गया। अच्छा, ये बताना, लैंग्वेज का कोई फर्क पड़ता है एग्जाम में? जैसे आप हिंदी मीडियम से है, तो
इसमें तो कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं नहीं होगा? सर, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्योंकि आप, इंग्लिश तो है ही नहीं। हाँ नहीं, इंग्लिश नहीं है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका अच्छा, एग्जाम इसमें आता है। ऑनलाइन ही एग्जाम रहता है सर? ऑनलाइन एग्जाम रहता है सर इसमें। ठीक है। और हिंदी का कितना रोल रहता है इसमें? हिंदी किस लेवल की रहता है? हिंदी भी थोड़ा टफ तो आती है, क्योंकि सर आप ये देखिए 4200 ग्रेड पे की जॉब है और केवल एक ही एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है, तो उसके लिए थोड़ा टफ तो एग्जाम वो लेंगे। टफ तो बनाएंगे। और फिर उन्होंने क्राइटेरिया भी रखा है हर सेक्शन में क्वालिफाई करने का, तो थोड़ा थोड़ा टफ, हर सब्जेक्ट को थोड़ा टफ ही देते हैं वो। क्योंकि उनको एक ही पेपर है तो बच्चे भी निकालने होते हैं और scrutiny मेरिट करनी भी है। बनानी होती है, तो वो सारी चीजें करनी होती अच्छा, और अभी वैसे तुम रहने वाले कहाँ के हो है। यूपी मैं में? मेरठ का हूँ सर। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि मेरठ के 100-200 किलोमीटर में ही रहेगी जिंदगी भर, या पूरे यूपी में कहीं पे भी? नहीं सर, यूपी में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि मेरठ के आसपास तो हमारी पोस्टिंग हो ही नहीं सकती है। जो अच्छा, घर के आसपास मेरठ रेंज में नहीं हो सकती। तो रेंज से जो सब इंस्पेक्टर है, रेंज से अलग उसकी पोस्टिंग होती है सर। रेंज से लगी रहती है। और इसमें अब आगे जो इंस्पेक्टर का प्रमोशन होगा उसमें कोई टेस्ट वेस्ट होता है? बस नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसे ही प्रमोट होते हैं समय के अकॉर्डिंग। समझ गए। पहले टेस्ट होता था सर, पहले पेपर होते थे, एग्जाम होते थे डिपार्टमेंटली। जो एग्जाम में पास होगा वो प्रमोशन होकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अब आपको केवल समय के अकॉर्डिंग ही आपका प्रमोशन होगा। अच्छा, तो अभी तेरी दिन की दिनचर्या क्या रहती? पढ़ता है कुछ के नहीं हाँ पढ़ता? सर, मैं अभी कंटिन्यू मेरी पढ़ाई है अभी भी, और मैं सुबह अपने वर्क पे निकल जाता हूँ करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब, और वहाँ पे जो अपना काम होता है वो सारी चीज़ें करता हूँ, कंप्लेन सुनता हूँ, बाकी जो भी मेरे वर्क हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। फिर उसके बाद मैं रात में 10:30-11 बजे करीब आता हूँ, और फिर लगभग 2 बजे तक जितना भी टाइम, 2-3 घंटे मुझे मिलता है, तो उसमें फिर मैं स्टडी करता हूँ, और स्टडी करने के बाद फिर मैं 2, ढाई, 3 बजे तक मैं सोता हूँ, फिर सुबह 7 या 7:30 बजे में फिर उठ जाता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो वैकेंसी आ रही है जी, तो अभी शायद 2023 में है चांसेस ना? हाँ बिल्कुल चांसेस हैं सर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंस हुआ है और कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यूपीएसआई की और यूपी कांस्टेबल दोनों की। मेरे को पता नहीं कौन कह रहा था कि 65,000 या 62,000 कुछ ऐसी वैकेंसी बता रहे, कांस्टेबल और एसआई दोनों मिला हाँ के। सर, इतनी वैकेंसी है, लगभग 52,000 तो कांस्टेबल की ही वैकेंसी है। अच्छा, 52,000 52,000, वैकेंसी। और ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपी में। मुझे लगता है कि पूरे भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी शायद नहीं हुई होगी पुलिस में कभी भी। इतनी बड़ी वैकेंसी पुलिस नहीं, पूरे डिपार्टमेंटों में नहीं आती है। कभी नहीं हुई होगी। एसएससी ने मैक्सिमम मेरे हिसाब से 32,000 वैकेंसी एक बार निकाली है। और आप ये देखिए, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो कैंडिडेट है उसके लिए और क्या हो सकता क्या हो सकती है? है, इतनी बड़ी 52,000। वैकेंसी आ रही है। और कांस्टेबल में एज क्या रहती है? कांस्टेबल में 23 साल रहती है सर, जनरल की। अच्छा, कांस्टेबल में 23 साल है। तो देखो यार, वैकेंसी भी आ रही है और आप अपने आप को तैयार करते रहे, और वैकेंसी के लिए ही तैयार ना करते रहे, आप अपने आप को तैयार करते रहे। जब भी मौका मिले, कल मिले, परसों मिले, 2 दिन बाद मिले, जिस दिन भी वैकेंसी आए, आप पहले से तैयार हो। क्योंकि जिस समय एग्जाम होगा उस समय तैयारी नहीं होगी, एग्जाम से बहुत पहले ही तैयारी करनी होगी। और मैं एक सलाह और भी देना चाहूंगा, और इस बच्चे से भी चाहूंगा कि उस चीज पे बताए कुछ, कि लगभग जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, लगभग चीजें सेम है। जैसे यूपीएसआई वाले में एक हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जो अलग से आ रहा है, मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग से आ रहा है, बाकी मैथ लगभग सेम है। लगभग बस एसएससी में एडवांस पोर्शन है, यूपीएसआई में एडवांस पोर्शन में सिर्फ मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन है, ना? अलजेब्रा भी ऐसा थोड़े बहुत थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम से रिलेट करके अलजेब्रा ले लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग चीजें सेम हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, लगभग एक जैसी तैयारी हर एक जगह। आप जिस भी चीज की कोचिंग ले रहे हैं, जहां पे भी ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कैरियर, कहीं पर भी ले रहे हैं, सारे ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसी चीज को तसल्ली बख्श एक बार तैयारी कर लीजिए, उसका जितने भी एग्जाम होंगे लगभग आप सभी एग्जामों में सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज और मैं सलाह देना चाहूंगा कि फिजिकल वर्कआउट आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हो, या टीचर की जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या किसी क्लरिकल जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हो, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो आप अपनी हिम्मत से निकाल सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट पे लगाते रहिए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और फिजिकल वर्कआउट से केवल फिजिकली मजबूत नहीं होता है, आदमी यहाँ से भी स्ट्रांग होता है। और ये बच्चा उस पर और ज्यादा डिटेल कर पाएगा, बता पाएगा, क्योंकि इसने तो उस चीज को बहुत अच्छे से किया। सर, मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं, मैं आपकी बात पर एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा हमारा पुलिस का, एसआई का या कांस्टेबल का। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन आज आ जाए तो आप 2 महीने के बाद एग्जाम क्रैक कर लो। इतनी हिम्मत या इतने इस लेवल की पढ़ाई की है आपने? हाँ, एग्जाम लगभग 2 ही 3 महीने में हो जाएगा। अगर आपने इस लेवल की पढ़ाई की है तब आप हकदार हैं नोटिफिकेशन पूछने के। और अगर इस लेवल की एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो पहले आप तैयारी कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन के बारे में पूछिए। लेकिन फिर भी वैकेंसी आनी तय है,
आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और रही बात फिजिकल की, सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप फिजिकल करते हैं ना तो आपका जो माइंड है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप 15 दिन फिजिकल रनिंग करके देखिए और फिर पढ़ करके देखिए, आपका माइंड डबल स्ट्रांग हो जाता है, डबल तरीके से फोकस कर पाता है सारी चीज़ों में। और मैं आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, केवल मेहनत से नहीं होता। मेहनत के साथ साथ बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको त्याग करनी पड़ती हैं। ये एक तपस्या होती है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके सामने बुक रखी है और आपका माइंड कहीं और है, वही सोना बाबू वगैरह के आपका माइंड वहाँ चल रहा है, या फिर आप रील्स देख रहे हैं बैठे बैठे मोबाइल में, तो आपका वो टाइम आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। जेन्युइन। और जब तक आपका फोकस, आपका माइंड फोकस आपकी बुक पर नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये बात लिख कर रख लीजिए। तो ये जो आपका फोकस भटकता है ना, ये केवल इसलिए भटकता है कि आप रील्स देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं, आप सोचते हैं कि अरे वो वाली मूवी आधी रह गई थी, चलो आज उस मूवी को पूरा कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल फिर से नई मूवी आ जाती है, अरे यार आज इसको देख लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेंटली स्ट्रांग होकर के आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि इन सब चीज़ों को अलग करके तब मेहनत की जाए, तब आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत ही तो है। आप सिर्फ बैठे हैं, बुक आपके सामने रखी है और आप रील्स देख रहे हैं, वो मेहनत ही है। वो आपका टाइम जा रहा है, आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अपना फोकस, अपने माइंड का फोकस केवल बुक्स और अपने नोट्स पर रखिए। और ये आलतू फालतू की चीज़ें, यारों दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज में जाना, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक छोड़ दीजिए। तब तक तो इन चीज़ों को छोड़ ही दीजिए। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि नई मूवी आई है, हम मूवी देखने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, वो सब छोड़ करके अपने माइंड का फोकस वहाँ रखिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% बिल्कुल श्योर होगा, अगर आपका फोकस आपकी बुक पर है। और एक चीज इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कही, और मैं तो इस चीज का प्रखर विरोधी हूँ ही, कि ये जो रील वगैरह है ना, रील सोशल मीडिया खासकर हम कहते हैं, देखिए हम भी अपनी बात आप तक सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको और आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमें सोशल मीडिया पे कितना समय देना है या नहीं देना, क्योंकि ये सब आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन जो है ना, वो 10% या 20% नहीं होता, या तो आप 100% होंगे या फिर 0% होंगे। अगर आप किताब खोल के और फिर बीच बीच में रील देख रहे हैं तो इसका मतलब आप वहां पे 0% है। आप उस समय को भी खराब मत करें किताबों के साथ, उससे बेटर है फिर आप रील ही देख लो, ताकि कल जब आप भट्टे पे काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो आप ये तो कह पाओगे ना कि हमने अपना जीवन खुद अपने हाथों से खराब किया रील देख देख के। ये सोना बाबू, ये जितनी भी रीलें आज के टाइम में चल रहा है, और आप भी जानते हैं कि इस समय ये चीज पीक पे आ चुकी है। बिल्कुल सर, है ना। और ये सिवा बर्बादी को किसी को कुछ नहीं देने लग रही है। आप अगर सच मायने में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पूरा सप्ताह मेहनत करिए। संडे को या किसी एक दिन या कोई भी एक दिन आप निकाल लीजिए अपने लिए 7-8 घंटे के, यार अब मैं पूरा सप्ताह मेहनत करिए, 7-8 घंटे मेरे इस दिन के मैं फ्री करूंगा, एंजॉय करूंगा। उसमें आप कुछ भी करिए, कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज करिए। जैसे मैं अपना बताता हूं, और मैं इस बच्चे से पूछूंगा ये क्या करता है। मुझे क्या है कि हम सोमवार को लगते हैं, मैं सुबह 7-7:15 बजे आ जाता हूँ इस ऑफिस पे जहाँ पे आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, और यहाँ क्लास लेते हैं, और मैं शाम को करीबन 5:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ। 4 से और 5:30 के बीच में यहाँ से निकलते हैं, और ये शेड्यूल रोज रहता है लगभग। लेकिन मैंने ये अपने अंदर जीवन में निर्धारण कर रखा है कि कोई भी नई मूवी आएगी तो मैं वीक में वो मूवी देखता ही देखता हूँ, क्योंकि इस सोशल मीडिया से बच के ना, अगर हम उस मूवी में भी देखने जा रहे हैं, कब जब हम पूरे 6 दिन बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि जो हमें देना चाहिए उस जगह पे वो हम अपना 100% दे रहे हैं, वहां जाके आप अपना टाइम स्पेंड करिए, कुछ ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करिए, या ऐसी मूवीज देखिए जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाए। या ऐसा नहीं कि सलमान खान की मूवी देख के आ जाओ, है ना, उससे कुछ रिलेट नहीं होगा। अच्छी मूवी देखे जो रिलेट करें आपको, कुछ आप भी एक्साइटेड हो उनसे, कुछ नई चीजें सीखें और कुछ बढ़िया सा आपका टाइम पास हो। कोई खेल खेलने चले जाइए, जैसे क्रिकेट खेलने चले जाइए, कोई गेम देखने चले जाइए, आसपास कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है, मतलब ठीक सी चीजों में 4-5-6 घंटे आप बिता लीजिए सप्ताह का। लेकिन कम से कम अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करिए। ये आपकी शरीर के लिए हानिकारक है, आंख के लिए हानिकारक है, आपकी सोच के लिए हानिकारक है, और आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक विचारधारा डेवलप करी जा रही होती है जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता कि आप किस तरीके से मूव करने वाले हैं। तो इससे बचना चाहिए। एंजॉय जरूर करते रहिए, लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ें सख्त डिसिप्लिन के साथ पढ़ें और मन करके पढ़ते रहें। और बच्चे एक बार तेरे चैनल का नाम बता फिर से, क्या है? मेरे चैनल का नाम SI अजय पारासर है,
तो मैं वहाँ पे बहुत जो भी एसआई की तैयारी या कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ। मैंने अभी सर जो पिछली वैकेंसी आई थी 2021 में, जो अभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं जो मुझे नहीं जानता है। और बहुत बच्चे मुझसे आकर पर्सनली मिलते हैं और ये बोलते हैं कि सर आपने एक बात एक वीडियो में बोली थी, बोलते हैं बच्चे कि हमसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर आपने अपनी लाइफ में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे यार। 5 किलोमीटर कितना होता है, आप नहीं दौड़ पाएंगे तो क्या कर पाएंगे जिंदगी में। तो बहुत बच्चे मिले और उन्होंने कहा सर जब हम रनिंग कर रहे थे अपने एग्जाम में, तो हमें ना आपकी बातें याद आ रही थी। जब हम थक जा रहे थे तो आपकी बातें सोच के मोटिवेट हो करके, और सर हमारी जो 27 मिनट में हमारी रनिंग कंप्लीट हुई है और इसका पूरा श्रेय मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, ये आपकी मेहनत है, बस मेरा थोड़ा मोटिवेशन है आप सब लोगों के लिए। और अगर मेरी वजह से आपकी रनिंग लग जाती है या फिर आप एक नौकरी पा जाते हैं, बहुत छोटा सा योगदान अगर मेरा उसमें है, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप के लिए। तो आप कोई भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहते हो तो आप इस बच्चे से के चैनल पे भी जा सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आज मैंने इससे बात करें, जब ये आया मिलने तो मुझे लगा कि आपसे मिलवा दिया जाए, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको बताइए। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब वो एग्ज़ाम आने की उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, तब आपके पास 2 ही महीने बचेंगे, 2-3 महीने। सही बात। जैसे अभी सीपीओ की एग्ज़ाम अक्टूबर में और अभी इसी महीने हमारी वैकेंसी आई है, तो 2 महीने में आप कौन सी तैयारी कर लेंगे। और इस समय इतना कंपटीशन है, इतना बच्चा बेरोजगार बैठा है जो तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो 12वीं पास करते लगे में तैयारी करने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप 2 महीने में उन बच्चों को बीट कर लेंगे। तो आप जब भी आपका मन करे और जब भी आपके हिसाब से परिस्थितियां ठीक हो, उसी समय से अपनी तैयारी शुरू करें और लग जाए मेहनत करके। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी और इतने लंबे समय तक आप हमारी वीडियो पे कंटिन्यू रहे। ये आपके पेशेंस को शो करता है और आपका और हमारे बीच के प्यार को दिखाता है। और हम कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगे रहें। और ये जो इंटरव्यू है, ये किसी भी तरीके से कोई कमर्शियल इंटरव्यू नहीं है, ना इसका कोई ऐसा पर्पज है, और कोई भी इसको अन्यथा इस इंटरव्यू को ना ले। थैंक यू।